अध्याय 4331 अंधेरे प्रेतों का आगमन। अत्यावश्यक, क्या आप जाल में फंस रहे हैं? एक ब्लड गॉड क्लोन वैम्पायर की शक्तियों और ब्लैक पनिशमेंट ट्रूप के साथ चला गया। अन्य अंधकार में प्रेतों ने भी अपने बेड़े भेज दिए। इसलिए काले रंग के अंतरिक्ष यानों का एक बेड़ा धातु शस्त्र किले की रक्षा पंक्ति की ओर बढ़ गया। उन्होंने अंधकार की शक्ति का उपयोग करके खुद को छिपा लिया, ताकि पूरा बेड़ा ब्रह्मांड से गायब हो सके, बाहरी लोग उन्हें ढूंढ न सकें। यह बेड़ा वैम्पायरों द्वारा तैयार किए गए ऐश माइन के हथियार ब्लड एम्बर एक्स का परिवहन कर रहा था। ज़ालानबो ज़ारोसा, अंतरिक्ष यान को नियंत्रित करो और जब तुम अपने गंतव्य पर पहुंच जाओ तो मुझे सूचित करो। ब्लड गॉड क्लोन ने उन दो पिशाचों की काली परछाइयों से कहा और वहीं से गायब हो गया। जी हाँ, ज़ालानबो और ज़ारोसा ने थोड़ा झुककर आदरपूर्वक उत्तर दिया। उन्हें इस बात की आदत थी कि रक्तपुत्र सब कुछ दूसरों पर छोड़ देता था, इसलिए उन्हें जरा भी आश्चर्य नहीं हुआ। लेकिन सभी को आश्चर्यचकित करते हुए ब्लड सन ने ज़ारोसा और ज़ालानबो को एक साथ अंतरिक्ष यान को नियंत्रित करने की अनुमति दी। इसका मतलब ये था कि वह ज़ारोसा को अधिक महत्व देता था। ज़ालानबो ने ज़ारोसा की ओर देखा। उसकी निगाहें एक पल के लिए झपकी, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। उसे यह एहसास हो गया था कि ब्लड स्लेयर रेस का यह प्रतिभाशाली प्राणी वाकई और भी शक्तिशाली हो गया है। यहां तक कि उसे भी इस प्रबल रक्त पिपासा से खतरा महसूस हो रहा था। अब से कृपया मुझे ज्ञान प्रदान करें, ज़ारोसा ने मुस्कुराते हुए कहा। हम सब ब्लड सन के लिए काम कर रहे हैं। ज़ालानबो ने सिर हिलाया। वह उसे सम्मान दे रहा था। जब अन्य पिशाच आत्माओं ने यह देखा तो उनके चेहरों पर अलग अलग भाव थे। ज़ारोसा एक ही छलांग में शीर्ष पर पहुंच गई। वह वास्तव में ज़ालानबो के बराबर थी। हालांकि यह एक छोटी सी बात थी, लेकिन उसकी स्थिति में आए बदलाव को हर कोई देख सकता था। ज़ासलुन ने ज़ारोसा की ओर देखा। उसे थोड़ी ईर्ष्या हुई, लेकिन उसने कोई जलन महसूस नहीं की। वह जानता था कि ज़ारोसा उससे अलग थी। उसने शुरू से ही ब्लड सन का साथ दिया था, इसलिए उसके दिल में उसका स्थान असाधारण था। उसकी तुलना ज़ारोसा से नहीं की जा सकती थी। ब्लड गॉड क्लोन ने उसे इतना मना लिया था कि उसके पास और कोई विकल्प ही नहीं था। इसलिए वह ब्लड गॉड क्लोन के फैसले से नाखुश नहीं था। यूफेलिया को और भी ज्यादा ईर्ष्या हो रही थी। ज़ारोसा पहले ही उसके पैर पर चढ़ चुकी थी। वह अभी भी बहुत कमजोर थी। हम्फ। दूसरी ओर जैकिन्स, ज़ेनोस्की, ज़ेकिरो और अन्य वैम्पायर प्रतिभाओं ने नाक सिकोड़ी। वे और भी ज्यादा नाखुश थे। वे अब भी इस तथ्य को स्वीकार कर सकते थे कि ज़ालानबो उनके सिर पर खड़ा था। आखिरकार दूसरा पक्ष 12 पिशाच जातियों में से एक का प्रतिभाशाली योद्धा था और वह असंख्य जातियों के शैतानी देश से लौटा था। वह वास्तव में उनसे अधिक शक्तिशाली था। लेकिन यह ज़ारोसा कुछ भी नहीं था। हालांकि दूसरा पक्ष एक प्रतिभाशाली पिशाच था, लेकिन वह पिशाच जाति की सिर्फ एक शाखा थी। रक्तवंश में बहुत बड़ा अंतर था। तो क्या हुआ अगर वह अब एक उच्च कोटि की शैतान सम्राट बन गई? नीच वंश तो नीच ही रहते हैं। उन्हें उन पर हावी होने का क्या अधिकार है? दुर्भाग्यवश वे चाहे कितने भी दुखी क्यों न हो, वे इस तथ्य को बदल नहीं सकते थे। उन्होंने रक्तपुत्र के सामने असंतोष का कोई भी संकेत दिखाने की हिम्मत नहीं की। जितने भी वैम्पायरों की शक्तियां उपलब्ध थीं, वे सब उसके चमचे बन गए थे। अगर उन्होंने कुछ भी किया तो ब्लड सन को पता चल जाएगा। ऐसे में वे उसका अनुसरण करना और उसकी क्षमता बढ़ाने के लिए कुछ योग्यताएं प्राप्त करना अधिक पसंद करेंगे। पिशाच की पैतृक भूमि पर लौटने के बाद उन्हें उसकी प्रतिष्ठा को पुनः प्राप्त करने के कई अवसर मिलेंगे। ब्लड गॉड क्लोन को ज़ाकिरो और बाकी लोगों के मन की बात समझ नहीं आ रही थी। और अगर समझ भी आती तो भी उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये पिशाची काली आकृतियां अब उसे और नहीं डरा सकती थीं। यदि वे उसे नाराज करते थे तो उसे उन्हें रक्त देवता की वेदी के लिए पोषण में बदलने में कोई आपत्ति नहीं थी। इस समय ब्लड गॉड क्लोन साधना कक्ष में लौट आया था और पालथी मारकर जमीन पर बैठा था। उसने अपनी आंखें बंद की और तुरंत वांग टेंग से संपर्क किया। मृत्यु का ड्रैगन हड्डी। ये खबर बेहद महत्वपूर्ण थी। अगर मुख्य दल को इसके बारे में पता नहीं चलता तो वह अचानक मुश्किल में पड़ सकता था और उसे भारी कीमत चुकानी पड़ सकती थी। शून्य जलधारा पेटी। क्षुद्रग्रह पर पालथी मारकर बैठे और मछली पकड़ने पर ध्यान केंद्रित कर रहे वांग टेंग के मन में अचानक एक विचार आया। उनकी आंखें सिकुड़ गईं। मौत की हड्डी का अजगर। वह अनियंत्रित रूप से भौहें सिकोड़ने लगा।
आध्यात्मिक अस्थि जाति के पास वास्तव में ऐसा घातक हथियार था। इतना ही नहीं, उन्होंने अब तक इसका खुलासा नहीं किया था। उन्होंने खुद को छिपा रखा था अच्छी तरह से। उसे नहीं पता था कि डेथ बोन ड्रैगन किस स्तर का था या क्या। इसके हमले बेहद भयानक थे, लेकिन चूंकि यह वैम्पायर के ब्लड एम्बर एक्स की जगह ले सकता था, इसलिए ये कम से कम 6 आपदाओं को झेलने वाला हथियार होना चाहिए। संत स्तर का, शायद उससे भी अधिक शक्तिशाली। मेचा जाति का मेचा एम्बर आई 7वें आपदा संत स्तर का हथियार था, लेकिन किसी कारणवश वांग टिंग के पास वह नहीं था। आत्मविश्वास। उसे यह आभास था कि मृत्यु अस्थि का ड्रैगन और भी अधिक शक्तिशाली होगा। भयानक मेटल आर्मामेंट फोर्ट्रेस की रक्षा पंक्ति को ब्लड एम्बर एक्स जैसे ऐश माइन हथियारों का सामना करना पड़ा। उनका वॉर्ड एक्सप्लोसिव टोर्नेडो एरे शायद इसका मुकाबला न कर पाए। चाहे वह ब्लड एम्बर एक्स हो या मेचा एम्बर आई, वांग टिंग को उनकी शक्ति का स्पष्ट ज्ञान था। शून्य विस्फोट सरणी केवल चौथे आपदा संत स्तर के हथियार की शक्ति ही उत्पन्न कर सकती थी। यह ऐश माइन हथियारों से मुकाबला नहीं कर सकती थी। मैं स्टार मेचा किंग को इसके बारे में कैसे बताऊं? वांग टिंग दुविधा में था। वह उन्हें यह नहीं बता सका कि उसे एक और महत्वपूर्ण जानकारी मिली है, जिसमें कहा गया है कि अंधेरे प्रेत एक कौशल का उपयोग करेंगे जिसे कहा जाता है डेथ बोन का ड्रैगन, है ना? ये बात समझ में नहीं आई। ये काफी मुश्किल है। वांग टिंग थोड़ा असहाय महसूस कर रहा था। उसका दिमाग तेजी से काम कर रहा था और वह कोशिश कर रहा था कोई रास्ता निकालने के बारे में सोचना। शायद मुझे इसे विस्तार से बताने की जरूरत नहीं है। मुझे बस उन्हें एक स्पष्ट सी खबर देनी है। सूचना के स्रोत के बारे में हम गुकी को बता देंगे। यह उन्हें सतर्क करने के लिए काफी होना चाहिए। वांग टिंग की आंखें चमक उठी। वह तुरंत उठ खड़ा हुआ और उड़ने की इच्छा करने लगा। दूर। तुम कहाँ जा रहे हो? गुनग्यांग यू ने भौहें उठाकर आश्चर्य से पूछा। अगर मैं शौचालय जाऊं तो तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? वांग टिंग ने आंखें घुमाई। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, वो वहीं से गायब हो गया। मौन। गुनग्यांग यू अवाक रह गया। फिर उसने भौहें चढ़ाई। वांग टिंग सचमुच शौच नहीं करने वाला था। क्या वह उससे कुछ छिपा रहा था? यह आदमी तो बहुत ही रहस्यमय है। उसने अपना सिर हिलाया और अनियंत्रित रूप से बुदबुदाया। उसे यह जानने की उत्सुकता थी कि वांग टिंग क्या करना चाहता है, लेकिन उसने उसका पीछा नहीं किया। वह ऐसा निर्लज काम नहीं करेगा। वांग टिंग रक्षा पंक्ति में लौट आया और निरीक्षण करने का नाटक करने लगा। फिर उसने मन ही मन कहा, राउंड बॉल, स्टार मेचा किंग से तुरंत संपर्क करने में मेरी मदद करो। जल्दी। राउंड बॉल का दिल जोर से धड़कने लगा। उसे पता था कि कुछ ऐसा जरूर हुआ है जिसके बारे में उसे जानकारी नहीं है। उसने लापरवाही करने की हिम्मत नहीं की और तुरंत स्टार मेचा किंग से संपर्क किया। वांग टिंग, तुम मुझे क्यों ढूंढ रहे हो? एक स्क्रीन दिखाई दी और उस पर स्टार मेचा किंग की आकृति प्रकट हुई। मुझे आखिरी समय में एक और महत्वपूर्ण खबर मिली, वांग टिंग ने सख्ती से कहा। यह क्या है? स्टार मेचा किंग का दिल एक पल के लिए रुक गया। जब भी वांग टिंग ऐसा करता, कुछ न कुछ बुरा हो जाता था। ऐसा लगता है कि उन अंधेरे प्रेतों ने लांजी शून्य युद्ध किले से निपटने के लिए कोई घातक चाल तैयार कर ली है, वांग टिंग ने कहा। मुझे लगा था कि यह कोई महत्वपूर्ण बात है। स्टार मेचा किंग ने राहत की सांस ली। वह मुस्कुराया और बोला, तुम जानते हो कि हमारे पास मेचा एम्बर आई है। क्या अंधेरे प्रेतों के घातक हमलों की तुलना मेचा एम्बर आई से की जा सकती है? वह वाकई बहुत आत्मविश्वासी था। 7वें स्तर के ऐश माइन हथियार की शक्ति एक सामान्य 8वें स्तर के संत हथियार के बराबर थी। अंधेरे प्रेतों की तुलना उनसे नहीं की जा सकती थी। वरिष्ठ, आप कुछ ज्यादा ही आशावादी हैं। वांग टिंग ने सिर हिलाया। ये नामुमकिन है कि उन काली आत्माओं को ये पता न हो कि हमारे पास ऐश माइन के हथियार हैं। साथ ही, ये भी न भूले कि उन्होंने मेचा एम्बर आई के साथ छेड़छाड़ की है। उन्हें मेचा एम्बर आई का स्तर जरूर पता होगा। स्टार मेचा किंग सिहर उठा। उसकी आंखें थोड़ी चौड़ी हो गईं और पुतलियां सिकुड़ गईं। वह गलत जगह पर था। वे हमेशा सोचते थे कि अंधेरे प्रेत उनसे कम शक्तिशाली हैं, इसलिए वे चुपके से उसमें छेड़छाड़ करते थे। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि मेचा एम्बर आई के स्तर को जानने के बाद भी वे इतने आश्वस्त रहेंगे।
हालांकि मुझे जो खबर मिली वह स्पष्ट थी और मैंने दूसरे पक्ष से केवल कुछ ही शब्द सुने। मुझे लगता है कि हमें इस मामले को गंभीरता से लेने की जरूरत है क्योंकि वे पहले से ही मेचा एम्बाई के बारे में जानते हैं, वांग टिंग ने कहा। आप ठीक कह रहे हैं। स्टार मेचा किंग भी गंभीर हो गया। अब वह इस खबर को नजरअंदाज करने की हिम्मत नहीं कर सकता था। क्या आपको पता है कि दूसरे पक्ष के पास कौन कौन से कौशल है? मुझे नहीं पता। वांग टेंग ने सिर हिलाया। ओह हाँ, उसकी बातों से तो ऐसा लगता है कि वह बचाव में ऐश माइन हथियारों का इस्तेमाल करने की योजना बना रहा है। रेखा, क्या? स्टार मेचा किंग दंग रह गया। उसने इसे पाया अविश्वसनीय। उन्होंने रक्षा पंक्ति से निपटने के लिए राख की खदानों वाले हथियारों का इस्तेमाल किया। क्या वे पागल हैं या मैं? अगर ऐसा है तो हम बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ जाएंगे। वांग टेंग ने आह भरी। स्टार मेचा किंग के चेहरे के भाव बदल गए। क्या हमारे पास इससे निपटने के अन्य तरीके हैं? वांग टेंग ने पूछा। आपका वर्ड एक्सप्लोसिव टोर्नेडो एरे ऐश माइन का सामना नहीं कर सकता। अंधेरे प्रेतों के हथियार? स्टार मेचा किंग ने पूछा। कम आवाज। स्तर का अंतर तो है। मुझे डर है कि नहीं। वांग टेंग ने सिर हिलाया। जब तक कि नहीं तो क्या? स्टार मेचा किंग ने ऐसे पूछा जैसे उसे आखिरी झटका लगा हो। अगर आपके पास 5वीं श्रेणी या उससे ऊपर का स्पेस क्रिस्टल है, तो हमारे पास केवल एक ही मौका होगा जिससे हम शून्य विस्फोट सरणी से अत्यंत शक्तिशाली शक्ति उत्पन्न कर सके, वांग टेंग ने कहा। 5वें दर्जे और उससे ऊपर के स्पेस क्रिस्टल? स्टार मेचा किंग की निगाहें मानो ये सोच रही थी कि उन्हें ये कहाँ मिलेंगे। कुछ देर बाद उन्होंने लाचारी से आह भरी और सिर हिलाया। अब मुझे 5वें दर्जे के स्पेस क्रिस्टल कहाँ मिलेंगे? खांसी, मेरे पास एक है, वांग टेंग ने कहा। यह 5वें दर्जे का स्पेस क्रिस्टल गुप्त स्थान से प्राप्त किया गया था। आकाश स्तंभ ग्रह। उसने इसका उपयोग एक दिव्य अंतरिक्ष हथियार बनाने के लिए करने की योजना बनाई थी, लेकिन उसे कभी ऐसा करने का मौका नहीं मिला, इसलिए उसने इसे अपने पास रख लिया। उसे उम्मीद नहीं थी कि यह इस अहम मौके पर काम आएगा। तुम्हारे पास है? स्टार मेचा किंग की आंखों में एक तीखी चमक आ गई। उसने वांग टेंग को ध्यान से देखते हुए पूछा, क्या सच में तुम्हारे पास है? मैं भाग्यशाली था। मुझे 5वें दर्जे का स्पेस क्रिस्टल मिला। वांग टेंग ने 5वें दर्जे का स्पेस क्रिस्टल निकालकर स्टार मेचा किंग को दिखाया। यह सचमुच 5वें दर्जे का स्पेस क्रिस्टल है। स्टार मेचा किंग हैरान और खुश हो गया। हालांकि वह इसे करीब से नहीं देख सका, लेकिन वह स्पेस क्रिस्टल की चमक और उसकी सतह पर बने पैटर्न के माध्यम से इसके स्तर का अनुमान लगा सकता था। आपने पहले क्यों नहीं बताया? उसने बेबसी से वांग टेंग की ओर देखा। यह आदमी जब भी बोलता था, सबको असमंजस में डाल देता था। उसे ऐसा करने के लिए उकसाना थोड़ा बुरा था। चिंतित, वांग टेंग मुस्कुराया और उसकी तरफ देखा। मैं समझ गया। एक बार जब हम इस संकट से उबर जाएंगे, तो हम आपको आपके द्वारा इस्तेमाल किए गए 5वें दर्जे के स्पेस क्रिस्टल से मुआवजा देंगे, स्टार मेचा किंग ने गुस्से से जवाब दिया। वह वांग टेंग का इरादा समझ गया था। हाँ, धन्यवाद सीनियर, वांग टेंग ने कहा। मुझे धन्यवाद मत दीजिए। मैं आपका जितना भी धन्यवाद करूं कम है, स्टार मेचा किंग। उसने सिर हिलाया। वह वांग टेंग का तहे दिल से आभारी था। आखिरकार उसने न केवल महत्वपूर्ण समाचार लाया, बल्कि इस नाजुक समय में 5वें दर्जे का स्पेस क्रिस्टल भी प्रदान किया। यह इस युद्ध में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए काफी था। वरिष्ठ, मेरे पास 5वें दर्जे का स्पेस क्रिस्टल होने के बावजूद मैं केवल एक ही हमला कर सकता हूं। आपको जल्द से जल्द अन्य तरीकों के बारे में सोचना होगा, वांग टेंग ने उन्हें याद दिलाया। मुझे पता है। स्टार मेचा किंग ने सिर हिलाया। जितना हो सके डटे रहो। मैं अपने आदमियों को जल्द से जल्द रक्षा पंक्ति को मजबूत करने के लिए कहूंगा। कितनी जल्दी? वांग टेंग ने पूछा। इसे कल 6ठे ब्रह्मांडीय घंटे में पहुंचाया जाएगा, स्टार मेचा किंग ने वादा किया। ब्रह्मांडीय घंटा पूरे ब्रह्मांड का एकीकृत समय था। यह ब्रह्मांड के किसी भी भाग के लिए उपयुक्त था, विशेषकर शून्य में। यात्रियों के लिए समय की गणना करना सुविधाजनक था। ठीक है। वांग टेंग ने गंभीरता से सिर हिलाया। उन दोनों ने फोन काट दिया और चुप रहे। शून्य जलप्रपात क्षेत्र में क्षुद्रग्रह के ऊपर का अंतरिक्ष हल्का कंपन करने लगा। वांग टेंग बाहर निकला और पालथी मारकर बैठ गया। गोंगयांग यू ने उसकी ओर देखा और उसके चेहरे पर कुछ असामान्य भाव देखा।
उसने पूछा, क्या बात है? मुझे डर है कि कल भयंकर लड़ाई होगी। वांग टेंग ने दूसरे पक्ष को सारी घटना बताई। हालांकि उनके शब्दों के आधार पर उन्हें ये खबर मेटल आर्मामेंट फोर्ट्रेस की रक्षा पंक्ति से मिली है। उन्हें इसके बारे में पहले से कोई जानकारी नहीं थी। गोनग्यांग यू को विवरणों की परवाह नहीं थी। ये सुनकर उसकी आंखें सिकुड़ गईं। तो हमें राख की खान का सामना करना पड़ेगा। ये संभव है। वांग टेंग ने सिर हिलाया। गोनग्यांग यू ने गहरी सांस ली और गंभीर हो गया। अचानक उसने देखा कि वांग टेंग ने फिर से मछली पकड़ने वाली छड़ी उठा ली है। वह अवाक रह गया। क्या अब भी तुम्हारा मछली पकड़ने का मन है? हम और क्या कर सकते हैं? वांग टेंग ने पूछा। अब कुछ भी करने का समय नहीं है। गोनग्यांग यू अवाक था। अचानक वह वांग टेंग की प्रशंसा करने लगा। फिर भी इस परिस्थिति में भी उनमें मछली पकड़ने का हौसला था। यह मानसिकता अतुलनीय थी। समय धीरे धीरे बीतता गया। 1 ब्रह्मांडीय घंटा, 2 ब्रह्मांडीय घंटे, 3 ब्रह्मांडीय घंटे। अगले दिन ब्रह्मांड के चौथे घंटे में बूम! अचानक दूर स्थित शून्य जलधारा बेल्ट में भीषण हलचल मच गई। ऐसा प्रतीत हुआ मानो किसी बल ने उसे उत्तेजित किया हो और वह फट गई हो। बूम बूम बूम! वॉइड टॉरेंट बेल्ट आसमान में तेजी से ऊपर उठी। ये बहुत भयानक था। अगले ही क्षण वॉइड टॉरेंट बेल्ट के पीछे एक मोटी डार्क फोर्स सुनामी की तरह अत्यंत तेज गति से उमड़ पड़ी। अंधेरे प्रेत यहाँ है। गोनग्यांग यू अचानक खड़ा हो गया और पीछे मुड़कर देखने लगा। वह तनावग्रस्त हो गया। वांग टेंग ने पीछे मुड़कर देखा। जैसे ही वह उठने वाला था, उसके हाथ में पकड़ी मछली पकड़ने वाली छड़ी में जोरदार कंपन हुआ। क्या किसी चीज ने चारा पकड़ लिया? वह हैरान था। उसने सोचा भी नहीं था कि जब वे काले रंग के भूत आएंगे तो कोई मछली चारा लेगी। गोनग्यांग यू भी सतर्क हो गया। उसने हैरानी से उधर देखा। क्या यह अच्छा संकेत है? वांग टेंग हंसते हुए बोला। वह अचानक उठ खड़ा हुआ और चिल्लाया, उठो! बूम! उसके हाथों से 12 स्तरों की शक्ति फूट पड़ी और उमड़ पड़ी। उसने उस शक्ति का प्रयोग मछली पकड़ने वाली छड़ी पर किया। एक काली छाया तुरंत ही प्रकट हुई। इसने शून्य प्रस्फुटन बेल्ट को चीरते हुए हवा में उड़ान भरी। क्या ये चूहा है? गोनग्यांग यू ने अजीब भाव से अपना सिर उठाया। वांग टेंग के चेहरे के भाव भी थोड़े बदल गए। क्या वह वाकई इतना बदनसीब था? जब वह गू लुओ के साथ द्वंद्व युद्ध कर रहा था, तब गू लुओ ने एक जहरीला चूहा पकड़ लिया और उसे लंबे समय तक गू लुओ द्वारा उपहास का सामना करना पड़ा। क्या अब उसकी बारी थी? टकराना। वांग टेंग की ताकत के आगे, काला चूहा तारा दानव उल्कापिंड से टकरा गया। ये चूहा मूल रूप से विशालकाय था और 10 मीटर से भी अधिक लंबा था। यह उस विशाल मछली से कमजोर नहीं था जिसे गोनग्यांग यू ने पकड़ा था। लेकिन जब वह उतरा, तो एक अप्रत्याशित स्थिति उत्पन्न हुई। उसका शरीर सिकुड़ रहा था। उल्कापिंड से टकराने के बाद, उसका आकार केवल एक मुट्ठी जितना रह गया था। प्रभाव कम हो गया था। इसलिए, उसे टक्कर लगने से चक्कर नहीं आया। इसके बजाय, उसने मछली पकड़ने वाली डोर खींची और शून्य जलधारा में कूदना चाहा। वांग टेंग और गोनग्यांग यू ने एक साथ धीरे से सांस ली। उन्होंने आश्चर्य से चूहे के तारे जैसे राक्षस को देखा। कुछ ऐसे तारा में जीव थे जो अपना आकार बदल सकते थे, लेकिन उनमें से अधिकांश या तो शक्तिशाली थे या विशेष वंश के थे। उदाहरण के लिए, सनलाइट स्लग, थरी आइड डिवाइन एप की वंश परंपरा वाला ब्लैक जायंट एप और ओबेलिस्क स्केल ड्रैगन बीस्ट दुर्लभ स्टार बीस्ट थे। साधारण तारा जीवों में शायद ही कभी यह प्रतिभा पाई जाती थी। लेकिन उसके सामने बैठा ये चूहा भी सिकुड़ सकता था। क्या इसमें कोई विशेष वंश था? चूहा तारा दानव अत्यंत तीव्र था। वह शून्य धारा के बेल्ट में कूदने ही वाला था, लेकिन वांग टेंग ने उसे ऐसा करने से रोक दिया। वापस आओ! उसने हाथ हिलाया और हरे रंग की ज्वाला का एक गोला निकला। वह एक पिंजरे में बदल गया और उसमें चूहे जैसे राक्षस को फंसा लिया। फुफकार, फुफकार, फुफकार! लेकिन ये बहुत तेज था। चूहे के आकार के उस दानव को प्रतिक्रिया करने का समय ही नहीं मिला। वह हरे रंग के ज्वाला के पिंजरे से टकरा गया और उसके शरीर से काला धुआं उठने लगा। चीख! एक तीखी चीख सुनाई दी। वांग टेंग आश्चर्यचकित रह गया। उसने देखा कि जब चूहा तारा दानव जलते हुए पिंजरे को छूता है तो उससे गुणधर्म के बुलबुले गिरने लगते हैं। उन्हें लेने के लिए, उन्होंने बिना किसी झिझक के अपनी आध्यात्मिक शक्ति का प्रयोग किया और गुणों के बुलबुले उठा लिए। छाया प्रतिभा तारांकन 100।
छाया प्रतिभा तारांकन 150। छाया प्रतिभा तारांकन 200। छाया प्रतिभा। वांग टेंग की आंखें चमक उठी। क्या ये चूहा सचमुच छाया तत्व वाला तारा जीव था? उसने मछली पकड़ने के लिए अपनी छाया शक्ति का इस्तेमाल किया, लेकिन उसने सोचा भी नहीं था कि वह ऐसा कर पाएगा। एक छाया तत्व तारा राक्षस को पकड़ने में सक्षम होना। आखिरकार इस तरह का तारा जीव अत्यंत दुर्लभ था। उन्हें आखिरी क्षण में इसे पकड़ने की उम्मीद नहीं थी। उसकी किस्मत खराब नहीं थी। हालांकि इस चूहे जैसे प्राणी का अध्ययन करने का ये सही समय नहीं था। चूंकि वह जानता था कि इसमें छाया प्रतिभा मौजूद है, इसलिए ये काफी था। वांग टेंग ने इसे अपने स्पेस फ्रेगमेंट में रखा। आसन्न युद्ध के कारण उसकी तनावपूर्ण मनोदशा में कुछ राहत मिली। यह एक अच्छा संकेत था। ऐसा लग रहा था कि उनके पास ये लड़ाई जीतने का मौका है। वांग टेंग के चेहरे के भाव देखकर गोनग्यांग आश्चर्यचकित रह गया। उसने पूछा, क्या तुम्हें कुछ अच्छा मिला? वांग टेंग ने इसे बहुत जल्दी में रखा। उसने तारा दानव को देखा तक नहीं था। बेशक सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उसने इस तारे जैसे राक्षस को पहचाना नहीं। कुछ हद तक यह मेरे लिए बहुत उपयोगी है। वांग टेंग मुस्कुराया और सिर हिलाया। गोनग्यांग अवाक था। ये किस तरह का सौभाग्य था? इससे पहले बिल्कुल भी हलचल नहीं थी, लेकिन वांग टेंग ने किसी तरह से, जैसे ही अंधेरे प्रेतों का आगमन हुआ, कुछ अच्छा पकड़ लो। मामला गंभीर था। वह वाकई भाग्यशाली रहा होगा, लेकिन उनके पास इस बारे में सोचने का समय नहीं था। ठीक उसी समय जब वे चूहे के तारे जैसे राक्षस से विचलित हो रहे थे, तभी उदासी छा गई। प्रेत प्रकट हो चुके थे। अंधकार की शक्ति ने ज्वार की लहर की तरह आकाश को ढक लिया। ये लगभग ऊपर ही था। उनके सिर मेटल की रक्षा पंक्ति से कान फाड़ देने वाली चेतावनी आई। शस्त्र किला मेचा जाति द्वारा निर्मित रक्षा पंक्ति होने के नाते इसमें एक अत्यंत उच्च स्तरीय अलार्म प्रणाली थी। डार्क फोर्स के प्रकट होने पर यह प्रणाली, इससे निश्चित रूप से बहुत बड़ा खतरा पैदा हो जाएगा। अंधेरे प्रेत का आक्रमण, अंधेरे प्रेत का आक्रमण, अंधेरे प्रेत का आक्रमण। रक्षा पंक्ति के भीतर से चीखें सुनाई दी। युद्ध योद्धाओं ने, प्रकाश का ब्रह्मांड आकाश में उड़ गया और रक्षा पंक्ति के पीछे देखने लगा। रेखा, सभी को अविश्वास हो रहा था। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि अंधेरे में छिपी आकृतियां उन पर पीछे से हमला करेगी। पहले वे धातु शस्त्र किले की रक्षा पंक्ति पर सामने से हमला करते थे। इस बार स्थिति बिल्कुल अलग थी। प्रकाश ब्रह्मांड के कई योद्धा अचानक हुए इस हमले से अचंभित रह गए। वे घबरा गए और उनकी आंखों में भय झलकने लगा। गर्जना, गर्जना, गर्जना। दूर से काले कोहरे में चीखें सुनाई दी। दहशत का माहौल छा गया, तीव्र हो गया। अनंत काला कोहरा अभूतपूर्व तीव्रता के साथ अंतरिक्ष पर छा गया। दबाव धातु शस्त्र की रक्षा पंक्ति को घेर लेता है। किला, प्रकाश ब्रह्मांड के कई योद्धा शून्य में वापस धकेल दिए गए और अपना संतुलन बनाए रखने में असमर्थ रहे। यह तनाव भयावह था, यहां तक कि ब्रह्मांड के नीचे के योद्धा भी। मंच इसके आगे झुकने से खुद को रोक नहीं पाया। काली धुंध उमड़ रही थी और असंख्य भयानक आकृतियां दिखाई दे रही थी। विभिन्न आकृतियों और आकारों में जीव प्रकट हुए। इनमें आध्यात्मिक अस्थि जाति, विशालकाय शैतान जाति, भेड़ के सिर वाले शैतान जाति, शैतान पतंगे जाति, शैतान चट्टान जाति, पिशाच और कई अन्य शामिल थे। शैतान बेतहाशा नाचने लगे। इस समय ऐसा लग रहा था मानो शैतानों का एक समूह बेतहाशा नाच रहा हो। भयानक अंधकार, बुराई और अराजकता चारों ओर फैल गई थी। ऐसा लग रहा था मानो वह स्थान किसी अंधकार में लोक में परिवर्तित हो गया हो। उन अंधेरे प्रेतों से एक शक्तिशाली आभा निकली और उसने चारों ओर घेर लिया। नीचे जमीन। उनकी आभा की तीव्रता के आधार पर वे कम से कम उच्च श्रेणी के शैतान थे। सम्राट। इतना ही नहीं, कुछ तो उच्च स्तरीय शैतान सम्राट अवस्था के शिखर पर थे। इसी क्षण अंतरिक्ष विदारित हो गया और काली धुंध ने एक भंवर का रूप ले लिया। 3 और दुर्जय आकृतियां बाहर निकली। उनमें से एक आध्यात्मिक अस्थि जाति का एक रहस्यमय प्रेत था। वह जैड की तरह सफेद था और उससे एक विचित्र और पवित्र आभा निकलती थी। अगर उसकी आंखों में तैरती काली आत्मा की ज्वाला बुराई और अगर इसकी आभा काली हो, तो वे इसे किसी काली प्रेत आत्मा के रूप में नहीं मानेंगे। वे शायद ये भी सोचेंगे कि यह प्रकाश ब्रह्मांड के किसी शक्तिशाली योद्धा द्वारा छोड़ा गया कंकाल है। दूसरी आकृति डेविल मॉथ रेस की थी। उसके पीछे रंगीन पंखों की एक जोड़ी थी।
वह देखने में तो बेहद खूबसूरत थी, लेकिन साथ ही साथ उससे खतरे का भी गहरा आभास होता था। इसका रूप सामान्य शैतानी पतंगों के काले रूप से भिन्न था। यह भयानक नहीं दिखता था। इसके बजाय यह एक सौम्य और सुंदर आभा बिखेरता था। अनुभूति। हालांकि ये स्पष्ट था कि अगर कोई उसे कमजोर महिला समझकर उसके साथ व्यवहार करता, तो ये बहुत बड़ी गलती होती। उसकी आभा ही ब्रह्मांड स्तर के मार्शल योद्धा को भयभीत करने के लिए काफी थी। तीसरी आकृति एक पिशाच की काली परछाई थी। उसने खून जैसे लाल रंग का लंबा गाउन पहना हुआ था और उसका चेहरा सुंदर और आकर्षक था। ऐसा लग रहा था मानो वह इस दुनिया में मौजूद ही न हो। हालांकि सबसे चौंकाने वाली बात उससे आने वाली खून की तेज दुर्गंध थी। खून की दुर्गंध हल्की थी, लेकिन हजारों मील दूर होने पर भी इसे महसूस किया जा सकता था। पिशाच की काली आकृति के शरीर के चारों ओर खून जैसे लाल रंग का धुंध छाया हुआ था। इससे एक शक्तिशाली दबाव उत्पन्न हो रहा था। शैतान टाइटन। ये तीनों काले साए शैतानी दानव थे। गोंगयांग यू गंभीर हो गया। मुझे उम्मीद नहीं थी कि ये काले प्रेत एक साथ 3 दानव टाइटन भेजेंगे। ऐसा लगता है कि वे धातु शस्त्र किले की रक्षा पंक्ति को ध्वस्त करने के लिए बहुत दृढ़ संकल्पित हैं। वांग टेंग ने गंभीर भाव से सिर हिलाया। इससे पहले उसे यह नहीं पता था कि इतने सारे शैतानी दानव आएंगे। यहां तक कि ब्लड गॉड क्लोन को भी कोई खबर नहीं मिली। और वह था शैतान तीतान, शैतान टाइटन जू। जिस शैतानी टाइटन के पास पिशाच आए थे, वह शैतानी टाइटन शी-जू थी। वांग टेंग यह नहीं भूला था कि दूसरा पक्ष एक उच्च श्रेणी का दानव टाइटन था जो शाश्वत चरण के शासक के तुलनीय था। यहां कोई शाश्वत शासक प्रतीत नहीं होता था। आज हम धातु शस्त्र किले की रक्षा पंक्ति को पूरी तरह से ध्वस्त कर देंगे। अचानक शैतान टाइटन शी-जू के मुख से एक ठंडी आवाज निकली। फिर उसने अपना हाथ हिलाया और उसके पीछे मौजूद काले कोहरे से अनेक काली आकृतियां प्रकट हुई। वे लौह शस्त्र किले की रक्षा पंक्ति की ओर दौड़ पड़ी। उन काली आत्माओं ने जरा भी समय बर्बाद नहीं किया और हमला कर दिया। बूम बूम डॉट डॉट डॉट। रक्षा पंक्ति के ऊपर हवा में धमाकों की गूंज सुनाई दी। एक भयानक शक्ति उमड़ पड़ी, मानो वह सब कुछ नष्ट करना चाहती हो। दुष्ट और रहस्यमय अंधकार में नक्षत्र बल हवा में व्याप्त हो गया और धातु शस्त्र किले की रक्षा पंक्ति पर आक्रमण कर दिया। प्रकाश ब्रह्मांड के योद्धा गंभीर हो गए। वे जवाबी कार्रवाई करने ही वाले थे। वापस जाना। इसी क्षण ब्रह्मांड में अचानक एक चीख सुनाई दी। सभी लोग स्तब्ध रह गए। हालांकि वे अनुभवी योद्धा थे जिन्होंने अनेक युद्ध लड़े थे। उन्हें आदेशों का पालन करने की आदत पड़ चुकी थी। आगे बढ़ने के लिए तैयार योद्धा तुरंत पीछे हट गए। बूम 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 बूम। अगले ही पल हवा में एक जोरदार विस्फोट हुआ। सभी दिशाओं से नीली प्रकाश की किरणें निकली और सीधे उन अंधेरे प्रेतों की ओर बढ़ गईं। गर्जन, चीखों, आह! ये काली आकृतियां समय रहते प्रतिक्रिया नहीं कर सकी और नीली रोशनी की चपेट में आ गईं। उनकी मौके पर ही मृत्यु हो गई। दर्द भरी चीखें और कराहें हवा में गूंज उठी। यह तो बस शुरुआत थी, लेकिन प्रकाश ब्रह्मांड का पलड़ा भारी था। प्रकाश ब्रह्मांड के योद्धा अत्यंत प्रसन्न हुए। पता चला कि मेटल आर्मामेंट फोर्ट्रेस की रक्षा पंक्ति के आसपास बड़ी संख्या में बेड़ेघात लगाकर बैठे हुए थे। क्या ऐसा हो सकता है कि मेचा जाति ने यह अनुमान लगाया हो कि अंधेरे प्रेत पीछे से हमला करेंगे? वांग टेंग ने आंखें सिकोड़ी। वह हैरान था। इस मेचा जाति का हमला कमजोर नहीं था। एक ही हमले में उन काली आत्माओं के शरीर नष्ट हो गए। उन्हें पुनर्जीवित होने का मौका भी नहीं मिला। ध्यान रहे, इन अंधकार में प्रेतों में कई निम्न स्तरीय शैतान सम्राट भी शामिल थे। वे कमजोर नहीं थे और उनकी पुनर्प्राप्ति क्षमता इतनी थी कि ब्रह्मांड स्तर के मार्शल योद्धा भी हताश हो जाते थे। हम शैतान टाइटन शी-जू और अन्य शैतान टाइटन्स ने कुछ भौहें चढ़ाई और उन्होंने चारों ओर नजर डाली। उन्हें प्रकाश ब्रह्मांड से आए बेड़े का पता ही नहीं चला जो उनके आसपास छिपा हुआ था। उन्होंने ऐसा कैसे किया? स्पिरिचुअल बोन रेस के डेविल टाइटन और डेविल मॉथ रेस के डेविल टाइटन ने तुरंत प्रतिक्रिया दी। काले प्रकाश ने पूरे स्थान को घेर लिया और एक ढाल में तब्दील हो गया, जिसने नीली किरणों को रोक दिया। बूम बूम बूम। नीली रोशनी शैतानी दानव द्वारा निर्मित ढाल से टकरा गई। इससे तरंगे तो उत्पन्न हुई, लेकिन इसे नष्ट नहीं किया जा सका। बहुत जल्द ही नीली रोशनी पूरी तरह से गायब हो गई। फिर मेचा जाति के युद्धपोत ब्रह्मांड में प्रकट हुए। वांग टेंग की आंखें चमक उठी।
ये पहली बार था जब उसने मेचा रेस का युद्धपोत देखा था, इसलिए वह उत्सुक था। ये मेचा रेस के युद्धपोत विशालकाय नहीं थे। सामान्य युद्धपोतों की तुलना में ये काफी छोटे थे। हालांकि इनकी बनावट से ही पता चल जाता था कि ये युद्धपोत वे भयंकर थे। युद्धपोत पर कई यांत्रिक संरचनाएं थीं। वे बेहद जटिल थीं और उन पर हर जगह तरह तरह के हथियार लगे हुए थे। वे हथियारों से पूरी तरह लैस थे। इसकी आक्रमण क्षमता पर किसी को संदेह नहीं होगा। वह तो वाकई बहुत सुंदर है। वांग टेंग ने अपनी ठोड़ी को छूते हुए धीरे से कहा। वह स्वयं उसके फ्लेमिंग रिवर को मेचा रेस द्वारा संशोधित किया गया था, लेकिन उसका स्वरूप अभी भी वही था। उसकी तुलना किसी वास्तविक मेचा रेस युद्धपोत से नहीं की जा सकती थी। मेचा रेस के युद्धपोत को देखने के बाद उसने स्वीकार किया कि वह ईर्ष्यालु गुंगयांग यू अवाक था। यह व्यक्ति किस बात पर ध्यान दे रहा था? क्या सुंदरता पर ध्यान देने का यह उचित समय था? मेचा जाति के युद्धपोतों का उसे मानना पड़ा कि मेचा रेस के युद्धपोत थोड़े आकर्षक थे। यहां तक कि उसका भी मन कर रहा था कि एक लेकर खेले। रुको, ये क्या था? वह क्या सोच रहा है? गुंगयांग यू ने मन ही मन अपना सिर हिलाया। उसे लगा कि उसे गुमराह किया गया है। वांग टेंग दुष्ट था, लेकिन चाहे कुछ भी हो, मेचा जाति का पहला हमला कारगर साबित हुआ। यह एक अच्छी शुरुआत थी। इसने सभी में जोश भर दिया। क्या आप पहले से ही तैयार हैं? शैतान टाइटन शीजू ने दूर से दिखाई देने वाले युद्धपोत को ठंडी निगाहों से देखा। बोलते समय उसने आंखें सिकोड़ी। अंतरिक्ष में हलचल हुई और एक आकृति प्रकट हुई। उसकी पीठ पर धातु के 6 जोड़ी पंख थे। वह मेचा जाति का माक्वेस्टेई था। प्रकाश ब्रह्मांड में मेचा जाति का शाश्वत स्तर, डेविल टाइटन शीजू ने उत्तर दिया। मरना। माक्वेस्टेई ने भी जरा भी समय बर्बाद नहीं किया। वह अचंभित रह गया और ठंडे स्वर में चिल्लाया, मरना, मरना, मरना। प्रकाश ब्रह्मांड के योद्धाओं ने तुरंत प्रतिक्रिया दी। उन्होंने अपनी शक्ति का प्रयोग किया और अंधेरे की ओर धावा बोल दिया। प्रेत दर्शन। पहले तो वे अचानक सामने आए अंधेरे प्रेतों के हमले से थोड़े घबरा गए थे। हालांकि मेचा रेस के बेड़े के प्रकट होने के बाद सभी लोग तुरंत शांत हो गए और उन अंधेरे प्रेतों से लड़ने लगे। हम्फ। ये देखकर दानव टाइटन शीजू ने गुर्राते हुए कहा, इन्हें नष्ट कर दो। गर्जना, गर्जना, गर्जना। उसके पीछे घने काले कोहरे में असंख्य काली आकृतियां प्रकट हुई। ऐसा प्रतीत होता था कि उनका कोई अंत नहीं है। वे प्रकाश ब्रह्मांड से आए योद्धाओं की ओर तेजी से बढ़े। बूम बूम बूम। दोनों पक्षों के बीच झड़प हुई और एक भीषण युद्ध छिड़ गया। खून की तेज दुर्गंध हवा में फैल गई। कुछ ही सेकंडों के भीतर पूरा स्थान एक दुखद और रक्तरंजित युद्ध क्षेत्र में परिवर्तित हो गया। उसी समय काले कोहरे से काले रंग के युद्धपोत निकले और काली चमक में एकत्रित हो गए। उनका लक्ष्य धातु शस्त्र किले की रक्षा पंक्ति की ओर था। आग। युद्धपोत से एक ठंडी चीख सुनाई दी। बूम बूम बूम। काले प्रकाश की किरणें विस्फोटित हुई और धातु शस्त्र किले की रक्षा पंक्ति की ओर बढ़ी। बूम। एक अजीब सी भिनभिनाहट सुनाई दी। तुरंत ही धातु शस्त्र किले की रक्षा पंक्ति के ऊपर एक नीली स्क्रीन उठ खड़ी हुई, जिसने नीचे की पूरी रक्षा पंक्ति की रक्षा की। प्रकाश का काला स्तंभ नीली ढाल से टकराया लेकिन उसे तोड़ नहीं सका। राक्षस टाइटन की आंखों में जलती आध्यात्मिक लौ टिमटिमा उठी। उसने अपना मुंह खोला और कहा, गुकी, तुम किस बात का इंतजार कर रहे हो? जी श्रीमान। गर्व से हंसते हुए गुकी अपने यांत्रिक शरीर के साथ रक्षा पंक्ति से बाहर निकल आया। उसके हाथ में एक मेचा रेस टोकन प्रकट हुआ और उसने उसे सक्रिय कर दिया। विस्फोट। लाइट यूनिवर्स के कई मार्शल योद्धा चौंक गए। उन्होंने अनजाने में मेचा रेस के सदस्य की ओर देखा। क्या मेचा जाति का ये सदस्य स्पिरिचुअल बोन रेस के अंधकार में प्रेत का जवाब दे रहा था? यह आदमी क्या करना चाहता था? हालांकि उनके बोलने के बाद कोई दुर्घटना नहीं हुई। धातु शस्त्र किले की पूरी रक्षा पंक्ति पहले की तरह स्थिर रही। ये शून्य जलधारा पट्टी पर एक अचल स्तंभ की तरह खड़ी रही। कछुआ। मौन। गुकी अपने हाथ में मौजूद टोकन को हैरानी से देख रहा था। क्या चल रहा है? इसके द्वारा छोड़े गए कौशलों से कोई अनुवर्ती परिणाम क्यों नहीं निकले? धातु शस्त्र किले की रक्षा पंक्ति। गुकी, क्या बात है? आध्यात्मिक अस्थि जाति के दानव टाइटन ने पूछा। ठंडे लहजे में पूछा। सर, मुझे दोबारा कोशिश करने दीजिए। अगर आध्यात्मिक अस्थि जाति को पसीना आ सकता, तो गुकी का माथा भी पसीने से तर हो जाता।
ठंडे पसीने से तरबतर। उसके पास ज्यादा सोचने का समय नहीं था। उसने तुरंत अपने हाथ में मौजूद टोकन को फिर से सक्रिय कर दिया। धमाका, धमाका, धमाका। दुर्भाग्यवश ये बेकार साबित हुआ। धातु शस्त्र किले की रक्षा पंक्ति में कोई हलचल नहीं हुई, लेकिन गुकी को लगा कि वह उसका मजाक उड़ा रही है। उद्धरण चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहे। उसका मन सवालों से भरा हुआ था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या हुआ था। हा हा हा, इसे देखो, क्या तुम्हें नहीं लगता कि यह बेवकूफ लग रहा है? वांग टेंग जोर से हंस पड़ा। मौन। यह दृश्य थोड़ा अजीब था। सभी लोग गुकी को ऐसे घूर रहे थे मानो वह कोई मस्खरा हो। गोनग्यांग यू का चेहरा अजीब हो गया। उसने मेचा जाति पर एक नजर डाली और फिर वांग टेंग की ओर देखा। क्या तुम्हें कुछ पता है? चिंता मत करो, चलो देखते रहते हैं। वांग टेंग ने सीधे तौर पर ऐसा नहीं कहा। इसके बजाय उसने रहस्यमयी मुस्कान बिखेरी। गोनग्यांग यू को खुजली हो रही थी लेकिन वह कुछ कर नहीं पा रहा था। हालांकि उसे यकीन था कि मेचा जाति के इस सदस्य में कुछ गड़बड़ है। सबकी निगाहों के सामने गुकी के हाथ कांपने लगे। उसने अकड़कर अपना सिर उठाया और आध्यात्मिक अस्थि जाति के दानव टाइटन की ओर देखा। डी गुसुई, क्या यह आध्यात्मिक अस्थि जाति का तुरुप का पत्ता है? शैतान टाइटन जू ने आध्यात्मिक अस्थि जाति के शैतान टाइटन की ओर देखते हुए भौहें चढ़ाकर अधीरता से पूछा। अगर बस इतना ही है तो मैं वाकई निराश हूं, डेविल मॉथ रेस की शैतान टाइटन उर्सुला ने शांत भाव से कहा। आध्यात्मिक अस्थि जाति के दानव टाइटन गुसुई नाखुश थे। उन्होंने दानव टाइटन शीजू और उर्सुला की ओर देखा और गुसुई से ठंडे लहजे में कहा, क्या यह तुम्हारे घात लगाकर किए गए हमले का नतीजा है? सर, मेरे पास दूसरे तरीके हैं। कृपया एक पल रुकिए। गुकी कांप उठा। उसे अचानक कुछ सूझा और उसने जल्दी से कहा। उसे लगा कि उसकी जान बच सकती है। ऐसा ही होना चाहिए, गुसुई ने चिढ़कर कहा। गुकी बेहद घबराया हुआ था। उसने तुरंत अपने मन में मौजूद चिन्ह को सक्रिय किया और मेटल आर्मामेंट फोर्ट्रेस की अग्रिम पंक्ति में तैनात मेचा रेस के यांत्रिक मार्शल योद्धाओं से संपर्क किया। चटक चटक, धातु शस्त्र किले की रक्षा पंक्ति के भीतर से एक स्पष्ट आवाज सुनाई दी। धातु शस्त्र किले की रक्षा पंक्ति के एक निश्चित हिस्से में गुंबद फट गया और असंख्य आकृतियां बाहर निकल आईं। वे घनी रूप से आकाश में छा गईं। मेचा कठपुतलियां, हर जगह मेचा पपेट्स थे। उनकी संख्या प्रकाश ब्रह्मांड के योद्धाओं से कम नहीं थी। मेका कठपुतलियां, प्रकाश ब्रह्मांड के मार्शल योद्धा चौंक गए। वे अनायास ही गुकी की ओर देखने लगे। क्या ऐसा हो सकता है कि सभी मेचा कठपुतलियों को नियंत्रित किया जा रहा हो? क्या मेचा जाति के इस सदस्य ने सचमुच प्रकाश ब्रह्मांड के साथ विश्वासघात किया? लेकिन ये कैसे संभव हुआ? श्री टाइजे, क्या चल रहा है? प्रकाश ब्रह्मांड का एक ब्रह्मांडीय स्तर का मार्शल योद्धा गंभीर हो गया। उसने धातु शस्त्र किले की रक्षा पंक्ति पर चिल्लाते हुए कारण पूछा। प्रकाश ब्रह्मांड के कई योद्धाओं ने धातु शस्त्र किले की रक्षा पंक्ति को देखा और जवाब की उम्मीद की। इसमें गोनग्यांग यू भी शामिल थे। वह मेचा जाति से नहीं है। वह आध्यात्मिक अस्थि जाति का एक अंधकार में प्रेत है जो भेष बदल कर आया है। रक्षा पंक्ति से एक कोमल आवाज गूंजी। धातु शस्त्र किले की गूंज चारों दिशाओं में सुनाई दी, मानो शांत और संयमित प्रतीत हो रही हो। आध्यात्मिक अस्थि जाति का अंधकार में प्रेत। प्रकाश ब्रह्मांड के सभी योद्धा स्तब्ध रह गए। उसने गुकी को ध्यान से देखा। यह मेचा जाति वास्तव में एक आध्यात्मिक अस्थि जाति की काली परछाई थी। भेष, लेकिन वे इसे किसी भी तरह से देखें, ये वैसा नहीं लग रहा था। इसने अपना रूप कैसे छिपाया? क्या इस आदमी ने इसकी हड्डियों को यांत्रिक शरीर में ठूंस दिया था? सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इसने प्रकाश ब्रह्मांड के इतने शक्तिशाली योद्धाओं को चकमा देने में कामयाबी हासिल की और खुद को उजागर नहीं किया। यह अविश्वसनीय था। मैं समझ गया। गोनग्यांग यू की निगाहें झपकी। उन्होंने वांग टेंग की ओर फिर से देखा और पूछा, आपने ही इसे खोजा था, है ना? इस बार वांग टेंग ने कुछ नहीं छिपाया। उसने हल्के से सिर हिलाया। गुकी को अचानक कुछ बुरा सा महसूस हुआ। फिर भी उन्हें विश्वास नहीं था कि कुछ गलत होगा। उसने नाक सिकोड़ी। इस मेचा कठपुतली की शक्ति का स्वाद चखो। आक्रमण करना। अपने मन में अंकित चिन्ह के माध्यम से उसने सभी यांत्रिक योद्धाओं को प्रकाश के योद्धाओं पर हमला करने का आदेश दिया।
ब्रह्मांड। प्रकाश ब्रह्मांड के सभी योद्धा तनावग्रस्त हो गए। उन्होंने घूर कर देखा। मेचा कठपुतलियां सतर्कतापूर्वक। अब उन्हें न केवल भयानक प्रेतों का सामना करना था, बल्कि मेचा पपेट्स का भी सामना करना था। स्थिति निस्संदेह और भी बदतर होने वाली थी। गुंगयांग यू ने आंखें सिकोड़ी। उसने पहले भी देखा था कि ये मेचा कठपुतलियां कितनी शक्तिशाली होती हैं। यदि वे अंधकार में प्रेतों द्वारा नियंत्रित होते तो उनकी युद्ध शक्ति में बहुत बड़ा अंतर होता। इन प्राथमिक श्रेणी के योद्धाओं के लिए यह एक विनाशकारी शक्ति थी। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि ये यांत्रिक योद्धा प्रकाश ब्रह्मांड की शक्ति थे। यदि वे प्रकाश ब्रह्मांड की शक्ति का उपयोग प्रकाश ब्रह्मांड के योद्धाओं को मारने के लिए करते तो ये कितना बड़ा प्रहार होता। उनके लिए इसका क्या मतलब होगा, कोई कल्पना कर सकता है। लेकिन एक बार फिर अप्रत्याशित स्थिति उत्पन्न हो गई। मेचा कठपुतलियां हवा में ही रुक गईं। वे हिल नहीं रही थी, मानो वे गुकी का आदेश नहीं सुना। पूरा वातावरण एक बार फिर सन्नाटे में डूब गया। प्रकाश ब्रह्मांड के युद्ध योद्धा भी प्रतिक्रिया नहीं दे सके। समय और उससे भी कहीं अधिक भयानक प्रेत आकृतियां। क्या हो रहा था? क्या मेचा कठपुतलियों को उन अंधकार में प्रेतों द्वारा नियंत्रित किया जा रहा था? मेचा कठपुतलियों को देखते ही गुकी की पुतलियां हिंसक रूप से सिकुड़ गईं। वह अपने मन में उस चिन्ह को सक्रिय करता रहा। चलो चलो चलो। मौन। कुछ नहीं हुआ। उन्होंने गुकी का आदेश तभी सुना जब वे बाहर निकल पड़े। धातु शस्त्र किले की रक्षा पंक्ति। अब वे ऐसा प्रतीत हो रहे थे कि उससे संपर्क टूट गया है। उद्धरण चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। गुकी सुन्न पड़ गया था। ऐसा लग रहा था मानो उसकी पूरी हड्डियां टूट रही हो। आखिर चल क्या रहा था? ये मेचा कठपुतलियां इसके नियंत्रण में क्यों नहीं थी? ये बात समझ में नहीं आई। ये सही नहीं था। गुकी चिंतित था। वह शैतान टाइटन की ओर देखने की हिम्मत भी नहीं कर पा रहा था। आध्यात्मिक अस्थि जाति। उसे डर था कि वह शैतानी टाइटन की निगाहों से मारा जाएगा। मेटल संगीत की अग्रिम पंक्ति में रहते हुए उसने केवल दो काम किए। शस्त्र किला। पहला उद्देश्य मेटल आर्मामेंट्स फोर्ट्रेस की अग्रिम पंक्ति में स्थित ऊर्जा इंजनों में छेड़छाड़ करना था। दूसरा उद्देश्य मेचा को नियंत्रित करना था। कठपुतलियां। अब ऐसा लग रहा था कि उन दोनों में ही कोई न कोई समस्या थी। उसे यह कल्पना करने की हिम्मत भी नहीं थी कि वापस लौटने पर उसे किस तरह की फटकार और सजा मिलेगी। वह मरने के लिए दृढ़ संकल्पित था। छी! यह दृश्य देखकर वांग टेंग फिर से जोर से हंस पड़ा। यह तो बहुत मजेदार था। धातु शस्त्र किले की रक्षा पंक्ति में आध्यात्मिक अस्थि जाति के सदस्य द्वारा छोड़ी गई सभी क्षमताओं को उसने नष्ट कर दिया। अब जब युद्ध शुरू हो चुका था तो दूसरे पक्ष के पास कुछ भी बदलने की शक्ति नहीं थी। सब कुछ तय हो चुका था। दूसरा पक्ष शायद खुद को जमीन में दफना देना चाहता था और कभी बाहर नहीं आना चाहता था। जैसा कि उम्मीद थी, तुमने कर दिखाया। गुंगयांग यू को पहले से ही इसका अंदाजा था। वांग टेंग के चेहरे के भाव देखकर उसने आखिरकार एक लंबी आह भरी। क्या आपको नहीं लगता कि यह मजेदार है? वांग टेंग ने अपने हाथ पीठ पीछे रखे और मुस्कुराया। गुंगयांग यू के होठों के कोने फड़कने लगे। यह इतना महत्वपूर्ण मामला था, लेकिन यह आदमी कह रहा था कि इसमें मजा आ रहा है। क्या उन्होंने इस लड़ाई को एक खेल की तरह लिया? हालांकि इस विधि ने उन्हें आश्चर्यचकित कर दिया। उन्होंने अंधेरे को बेअसर कर दिया। भूतों के हमलों ने चुपचाप उन्हें हताश कर दिया। उसे नहीं पता था कि वांग टेंग ने ये कैसे किया। यह देखने में तो सरल लग रहा था, लेकिन कोई कल्पना कर सकता है कि यह कितना मुश्किल रहा होगा। इस लक्ष्य को हासिल करें। उन रहस्यमयी शक्तियों द्वारा छोड़ी गई कलाओं को अच्छी तरह से छिपाकर रखा जाना चाहिए और उन्हें समझना कठिन होना चाहिए। हालांकि वांग टेंग उन सभी को समझने में कामयाब रहा। उसने आध्यात्मिक अस्थि जाति के अंधकार में प्रेत से भी खेलने का साहस दिखाया। ये कौशल और मानसिकता हर किसी के पास नहीं होती। वांग टेंग ने गुंगयांग यू को अनदेखा कर दिया। वह एक कदम आगे बढ़ा और शून्य में प्रकट हुआ। उसने गुकी की ओर देखा और मुस्कुराया। आध्यात्मिक अस्थि वंश के प्रतिभाशाली, हम फिर मिले। ये तुम हो? गुकी ने आंखें सिकोड़कर वांग टेंग को घूरा। अगर उसे जान से भी मार दिया जाता, तब भी वह प्रकाश जगत की इस प्रतिभा को पहचान लेता। उस समय वह इस व्यक्ति के हाथों लगभग मर ही गया था। उसे उम्मीद नहीं थी कि वह यहाँ प्रकट होगा। मैंने तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ा तोहफा तैयार किया है। क्या तुम्हें ये पसंद आया? वांग टेंग ने पूछा।
तुमने मेरे हमले को समझ लिया। गुकी ने हैरानी से अपनी आंखें चौड़ी करते हुए कहा। हाँ, बिल्कुल, मैंने देखा कि तुमने लांजी वॉर्ड बैटल फोर्ट्रेस के ऐश माइन हथियार के साथ क्या किया। मैं तुम्हारा पीछा करते हुए यहाँ तक आया और मुझे पता चला कि तुमने मेटल आर्मामेंट फोर्ट्रेस की रक्षा पंक्ति के साथ क्या किया है। मैंने लापरवाही से उसका निपटारा कर दिया और तुम्हारे लिए एक बड़ा सरप्राइज तैयार किया है, मेरे पुराने दोस्त, वांग टेंग ने धीरे से कहा। गुकी ने वांग टेंग को घूर कर देखा। उसे गाली देने की तीव्र इच्छा हो रही थी। ये कमीना बहुत दुष्ट था। किसी पुराने दोस्त को बड़ा सरप्राइज देने से आपका क्या मतलब है? क्या यह आश्चर्यजनक था? यह बहुत ही भयानक अनुभव था। और उसका पुराना दोस्त कौन था? गुकी लगभग रो पड़ा। आखिर वांग तेंग से मिलने पर कभी कुछ अच्छा क्यों नहीं होता था? वांग तेंग उसका जानी दुश्मन ही होगा। यह आप है। कुछ दूरी पर काले कोहरे के सामने शैतान टाइटन शीजू ने भी वांग तेंग को देखा। उसकी निगाहें उस पर टिक गईं और उसने आंखें सिकोड़ ली। थोड़ा, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम्हारे जैसा मामूली सा योद्धा उस युद्ध में बच पाएगा। तुम तो स्वर्ग लोक तक पहुंच गए और स्वर्ग लोक के शिखर पर भी पहुंच गए। आपकी किस्मत और विकास की गति आश्चर्यजनक है। डेविल टाइटन शीजू ने हाल ही में वांग टेंग का नाम कई बार सुना था, लेकिन ये पहली बार था जब उसने वांग टेंग को व्यक्तिगत रूप से देखा था। अब जब उसने वांग टेंग को देख लिया, तो उसने आखिरकार पुष्टि कर ली कि यह वही प्रतिभाशाली व्यक्ति था जो लाइट यूनिवर्स से आया था और जिसने उन्हें सेकेंडरी करियर एलायंस के मुख्यालय में प्रवेश करने से रोका था। ये वही आदमी था जिसे वह सरदार ढूंढ रहा था। सच कहूं तो वह भी इनाम देखकर भावुक हो गया था। इसलिए यदि वह प्रकाश ब्रह्मांड से इस प्रतिभा को प्राप्त कर सके और उसे उस स्वामी के समक्ष प्रस्तुत करो, इससे उसे बहुत लाभ होगा। हालांकि उनके मन में युद्ध की यादें धुंधली हो गई थीं और वे कई बातें भूल गए थे। सौभाग्य से वांग टेंग के प्रति उनके मन में अभी भी गहरी छाप थी। साथ ही उसके अवचेतन मन में हमेशा एक आवाज उसे खुद से कहती रहती थी, प्रकाश ब्रह्मांड से आया ये प्रतिभाशाली व्यक्ति थोड़ा अजीब था। आध्यात्मिक अस्थि जाति के दानव टाइटन और दानव पतंगा जाति के दानव टाइटन के मन में भी कुछ विचार आया। उन्होंने वांग टेंग को ऐसे घूरा मानो वह उनका शिकार हो। तीन दानव टाइटन्स की निगाहें स्वर्ग के स्वामी स्तर के शिखर पर मौजूद एक योद्धा पर टिकी थीं। अगर यह बात फैल जाती तो वह इसके बारे में शेखी बघार सकता था अपने शेष जीवन के लिए। यहां तक कि गोंगयांग यू को भी दबाव का एहसास हुआ। वह वांग टेंग से कुछ ही दूरी पर पीछे खड़ा था। वह वांग टेंग के लिए चिंतित हुए बिना नहीं रह सका। ये व्यक्ति जहां भी जाता था, शैतानी टाइटन्स द्वारा निशाना क्यों बनाया जाता था? नहीं, ये काम कोई और नहीं कर सकता था। वांग टेंग, ये वांग टेंग है। वह यहाँ है। मुझे लगता है कि उसने उन रहस्यमयी प्रेतों की कार्यप्रणाली को समझ लिया और उसे सुरक्षित कर लिया। मेचा पपेट्स, अच्छा हुआ, क्या उसके पास वाकई असाधारण कौशल है? अफवाहें कहती हैं। मुझे ऐसा विश्वास है कि यह युद्ध कितना भी कठिन क्यों न हो, हम जीत हासिल करेंगे। निश्चित रूप से जीतेंगे। अरे, तुम भी वही सोच रहे हो जो मैं सोच रहा हूं। अच्छा भाई, चलो इस लड़ाई के बाद साथ में एक ड्रिंक लेते हैं। कोई बात नहीं, मेरी तरफ से बिल है। हम तब तक वापस नहीं जाएंगे जब तक हम नशे में चूर नहीं हो जाते। प्रकाश ब्रह्मांड के सभी योद्धाओं ने होश संभाल लिया। वे अचानक प्रकट हुए लंबे और सीधे कद के व्यक्ति को घूरते रहे। वे आश्चर्यचकित और प्रसन्न थे। वांग टेंग बहुत प्रसिद्ध थे। प्रकाश ब्रह्मांड के सभी योद्धाओं ने उनका नाम सुना था और उपलब्धियों के कारण, इसलिए जब उन्होंने उसे देखा तो उन्हें अधिक सहज महसूस हुआ। आत्मविश्वासी, यह अविश्वसनीय था। वांग टेंग स्वर्ग स्वामी के शिखर पर स्थित एक साधारण योद्धा था। वह इस युद्ध में क्या कर सकता था? किसी भी दानव टाइटन की आवश्यकता नहीं थी। एक उन्नत स्तर का शैतान सम्राट या कुछ सामान्य उच्च स्तर के शैतान सम्राट ही उससे निपटने के लिए पर्याप्त थे। फिर भी जब उन्होंने उसे देखा तो किसी कारणवश उनमें नई ऊर्जा का संचार हुआ। ये नाम और यह व्यक्ति एक प्रतीक बन गए थे, चमत्कार का प्रतीक। यह आदमी, गोंगयांग यू ने युद्ध क्षेत्र के वातावरण में आए बदलाव को तुरंत महसूस किया। उसने आश्चर्य से वांग टेंग की पीठ की ओर देखा। मार्क्वेस्टेई ने भी वांग टेंग को आश्चर्य से देखा। उन्हें लगा कि उन्होंने वांग टेंग की क्षमता को कम आंका था। प्रकाश ब्रह्मांड से आए इस प्रतिभा में एक अलग ही तरह का आकर्षण था।
मुझे इस बात का गर्व है कि मैंने शैतान टाइटन को परेशान करके अपनी परवाह करने पर मजबूर किया। वांग तेंग ने सिर उठाकर शांत भाव से शैतान टाइटन शीजू की ओर देखा। तीनों शैतान टाइटनों की निगाहें उस पर जरा भी असर नहीं डाल रही थी। डेविल टाइटन शीजू को इस जवाब की उम्मीद नहीं थी। उसके होठों के कोने अनजाने में फड़कने लगे। उन्होंने याद किया कि सेकेंडरी करियर एलायंस के मुख्यालय में रहते हुए वे कितने क्रोधित थे। उनकी याददाश्त कमजोर हो गई थी, इसलिए उन्हें ये बात अब याद आई। पुराने और नए मनमुटाव एक साथ उमड़ पड़े। तो ये तुम हो। इसमें कोई हैरानी की बात नहीं कि तुम उस कौशल को तोड़ सकते हो जिसे बनाने में मेरी आध्यात्मिक अस्थि जाति ने इतनी मेहनत की थी। वांग टेंग को घूरते हुए उसकी आंखों में आध्यात्मिक लौ टिमटिमा उठी। मैं भाग्यशाली था, वांग टेंग ने विनम्रतापूर्वक उत्तर दिया। गुसुई, डेविल टाइटन शिजू, डेविल मॉथ रेस का शैतान टाइटन, गोंग यांग्यू, मार्क्वेस टाई। ये व्यक्ति विनम्रता दिखा रहा था। डेविल टाइटन शिजू ने गहरी सांस ली और बकवास करना बंद कर दिया। उसने अचानक ठंडे स्वर में कहा, जो भी उसे पकड़ लेगा, मैं उसे डेविल टाइटन स्तर तक पहुंचने में मदद कर सकता हूं। ओह! अंधेरे में मौजूद प्रेतों के बीच अफरा तफरी मच गई। अगर वे वांग टेंग को पकड़ लेते हैं, तो डेविल टाइटन शिजू उन्हें डेविल टाइटन चरण में आगे बढ़ने में सहायता करेगी। प्रलोभन बहुत प्रबल था। कोई भी काली शक्ति इसका विरोध नहीं कर सकती थी। इसे मेरे हवाले कर दो। मैं तुम्हें भी डेविल टाइटन स्तर तक पहुंचने में मदद करूंगा। इसी क्षण डेविल मॉथ रेस की डेविल टाइटन उर्सुला और स्पिरिचुअल बोन रेस के गुसुई ने एक साथ अपने मुंह खोले। उस समय जियाओ जी और अन्य प्रतिभाशाली काले प्रेतों को पता था कि अगर वे वांग टेंग को पकड़ लेते हैं तो उन्हें बहुत बड़ा इनाम मिलेगा। हालांकि वे सिर्फ उच्च कोटि के दानव सम्राट थे। अगर वे वांग टेंग को पकड़ भी लेते तो उनके पास सिर्फ दानव टाइटन बनने का ही मौका होता। लेकिन शैतान टाइटन शिजू से मिलते जुलते शैतान टाइटन्स की नजर में वांग टेंग का मूल्य उससे कहीं अधिक था। इसीलिए उन्होंने इनाम का लालच देकर अन्य काली आत्माओं से वांग टेंग को पकड़ने के लिए कहा। गोंग यांग्यू, मार्क्वेस टेई और अन्य लोग अचंभित रह गए। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि वांग टेंग का इतना अधिक महत्व होगा। ये शैतानी दानव, अगर कोई उसे पकड़ लेता है, तो शैतान टाइटन्स उन्हें शैतान टाइटन चरण तक पहुंचने में मदद कर सकते हैं। यह कोई मजाक नहीं था। अंधेरे प्रेतों की नजरों में वांग टेंग एक उबले हुए बन की तरह था। गर्जना, गर्जना, गर्जना। जैसा कि उम्मीद थी, काले कोहरे के भीतर से उत्तेजित गर्जनाएं सुनाई दी। शक्तिशाली आभा वाले कुछ काले प्रेत तेजी से बाहर निकले और बिना समय बर्बाद किए वांग टेंग की ओर दौड़ पड़े। वे उच्च कोटि के शैतान सम्राटों के अंधकार में प्रेत थे। क्या तुम अब भी मुझे पकड़ना चाहते हो? ऐसा लगता है कि हे तियान मेरे बारे में सोच रहा है। वांग टेंग ने हल्की हंसी हंसी। उसकी निगाहें ठंडी और उदासीन हो गईं। वह पीछे नहीं हटा। इसके बजाय वह उच्च कोटि के दानव सम्राटों की ओर दौड़ पड़ा। दिव्य नक्षत्र शरीर सक्रिय हो जाओ। दिव्य जल से बनी सच्ची शारीरिक शक्ति सक्रिय हो जाओ। आध्यात्मिक लकड़ी की दिव्य काया सक्रिय हो जाओ। बायचुवान दिव्य शरीर सक्रिय करें। वायु आत्मा का दिव्य शरीर सक्रिय हो जाओ। ट्रू ड्रैगन बैटल फिजिक नकली सक्रिय करें। पंच तत्वीय दिव्य शरीर सक्रिय हो जाओ। अनेक शक्तिशाली शरीर सक्रिय हो गए। वे बदल गए। वांग टेंग के शरीर में अपार शक्ति थी और वह शक्ति उसके अंगों में प्रवाहित हो रही थी। और हड्डियां। बूम! एक शक्तिशाली आभा का विस्फोट हुआ। ऐसा लगा मानो कोई प्राचीन ब्रह्मांड जागृत हो उठा हो। विशालकाय। इस समय वांग टेंग का शरीर अंतरिक्ष को कुचलने के कगार पर था। वह जहां भी जाता, हवा में पतली दरारें दिखाई देने लगती। वापस जाओ! एक चीख सुनाई दी। हालांकि वांग टेंग ने बाद में कार्रवाई की, फिर भी वह उच्च श्रेणी के दानव सम्राटों के सामने प्रकट हुआ। उसने अपने मुट्ठी बाहर। बूम! भयानक विस्फोटों की आवाज सुनाई दी। इस प्रहार से उच्च श्रेणी के सम्राटों के काले प्रेत पीछे की ओर गिर पड़े। बूम बूम बूम! ब्रह्मांड में धमाकों की गूंज सुनाई दी। अंतरिक्ष बिखर गया और उच्च कोटि के शैतान सम्राट हजारों मील दूर तक उड़ते हुए रुके। ये कैसे संभव है? उच्च श्रेणी के शैतान सम्राटों ने अविश्वास से अपनी आंखें चौड़ी कर ली। एक ही मौके से उनके शरीर लगभग टूट गए। दरारें पड़ने लगीं। क्या प्रकाश ब्रह्मांड से आया? ये प्रतिभाशाली योद्धा वास्तव में स्वर्ग के सर्वोच्च स्तर का मार्शल योद्धा था। गुकी ने वांग टेंग को खौफ भरी निगाहों से देखा।
वह अनजाने में कुछ कदम पीछे हट गया, उससे दूर रहना चाहता था। वह इतना शक्तिशाली कैसे बन गया? उन्हें यह नहीं पता था कि उन्होंने स्वयं वांग टेंग की क्षमता का अनुभव किया था। डेविल टाइटन शीजू, गुसुई और उर्सुला ने चमकती आंखों से देखा। अभी अभी हमला करने वाले सभी काले प्रेत तीसरे स्तर के उच्च स्तरीय शैतान सम्राट थे। वे शक्तिशाली नहीं थे, लेकिन कमजोर भी नहीं थे। लेकिन वे वांग टेंग के मुके का सामना नहीं कर सके। ये स्थिति उनकी अपेक्षा से बिल्कुल अप्रत्याशित थी। विशेष रूप से डेविल टाइटन शीजू, जिसने सेकेंडरी करियर अलायंस के मुख्यालय में वांग टेंग को कार्रवाई करते हुए देखा था। उस समय दूसरी पार्टी उच्च स्तर के किसी व्यक्ति को मारने में सक्षम थी। उससे तो वह बेहतर था, लेकिन वह किसी उच्च स्तरीय शैतान सम्राट को उतनी आसानी से नहीं हरा सका जितना उसने अब हराया। इतना ही नहीं, उन्होंने एक ही समय में कई शैतान सम्राटों को पीछे धकेल दिया। यह तो कुछ ज्यादा ही चौंकाने वाला था। ऐसा प्रतीत हुआ कि न केवल इस व्यक्ति के साम्राज्य में जबरदस्त वृद्धि हुई, बल्कि उसकी युद्ध शक्ति में भी जबरदस्त वृद्धि हुई। दूसरी ओर गोंगयांग यू की निगाहें झपकी। उसे सुकून महसूस हुआ, लेकिन वह और भी ज्यादा आश्चर्यचकित था। सच कहूं तो यह पहली बार था जब उसने वांग टेंग को आमने सामने लड़ते देखा था। उसे इतनी ताकतवर होने की उम्मीद नहीं थी। यह पहली बार था जब उसने स्वर्ग के स्वामी स्तर के शिखर पर मौजूद एक योद्धा को एक ही मुक्के से कई राक्षस सम्राटों को हराते हुए देखा था। उन्होंने स्टेलर अकादमी में भी ऐसी प्रतिभा कभी नहीं देखी थी। यहाँ तक कि जो प्रतिभाएं उनके समान स्तर पर थीं, वे भी स्वर्ग के भगवान के स्तर के शिखर पर होने पर ऐसा नहीं कर सकी। बेशक, इसका मतलब यह नहीं था कि स्टेलर अकेडमी को उनके जैसा कोई प्रतिभाशाली व्यक्ति नहीं मिल सकता था। बात बस इतनी सी थी कि उनके जैसे असाधारण प्रतिभावान लोग बेहद दुर्लभ थे। वे शायद कुछ मिलियन वर्षों में एक बार ही प्रकट होते थे। तुम बहुत कमजोर हो। वांग टेंग ने एक कदम आगे बढ़ाया और अपने दुश्मन का पीछा किया। उसने शून्य में हजारों मील की यात्रा तय की और उच्च कोटि के दानव सम्राटों के सामने पहुंच गया। उसने एक बार फिर अपनी मुट्ठी खोली। यह मुक्का बहुत तेज था। इससे शरीर पर मुट्ठी के 1 दर्जन निशान बन गए। बूम! ज्यादा शोर नहीं था, सिर्फ एक ही आवाज थी। वह आवाज इकट्ठी हो रही थी। एक जोरदार विस्फोट हुआ और उसकी गूंज उच्च कोटि के शैतान सम्राटों के कानों तक पहुंची। उच्च कोटि के दानव सम्राटों के चेहरे के भाव तुरंत बदल गए। उनकी पुतलियां सिकुड़ गईं और वे क्रोध से दहाड़ उठे। उन्होंने अपनी पूरी शक्ति का प्रदर्शन किया और हमले का स्वागत किया। बैंग बैंग बैंग! हालांकि उनके सारे हमले इस एक मुक्के के सामने बेअसर हो गए। वे इसका बिल्कुल भी सामना नहीं कर सके। वांग टेंग की मुट्ठियों की ताकत कम नहीं हुई और वह लगातार उनके शरीरों पर प्रहार करता रहा। धमक की आवाजें सुनाई दी। ऐसा लगा जैसे कोई उल्कापिंड टकराया हो उनके शरीर। यह एक भयावह दृश्य था। प्रकाश ब्रह्मांड के कई योद्धा अचंभित रह गए। बूम बूम बूम! वांग टेंग ने उन काली आत्माओं को प्रतिक्रिया करने का कोई मौका नहीं दिया। उसने लगातार उन पर मुक्के बरसाए। बहुत दुर्बल, बहुत दुर्बल, बहुत दुर्बल! भयानक विस्फोटों के साथ उसकी आवाज हवा में गूंज उठी। तरोताजा महसूस हुआ। जब से उसकी शक्ति 20वें स्तर तक बढ़ी है, तब से यह पहली बार था जब उसने इसे इतने सहज तरीके से अंजाम दिया। अपनी इच्छानुसार। यह बहुत ही शानदार अनुभव था। गर्जन! उच्च श्रेणी के शैतान सम्राटों में से एक अंधकार में प्रेत दर्द से कराह उठा। अंततः उसकी आंखों में भय प्रकट हुआ। हालांकि वह वांग टेंग के हमले से बच नहीं सका और पूरी तरह से पराजित हो गया। बूम! अगले ही पल उस काले प्रेत का शरीर फट गया। वह वांग टेंग के मुक्कों को और सहन नहीं कर सका। रक्त का गुबार हवा में फैल गया और उस अंधेरे प्रेत का शरीर अनगिनत टुकड़ों में बिखर गया। सभी लोग अचंभित रह गए। यह थोड़ा डरावना था। वह एक उच्च श्रेणी के शैतान सम्राट के शरीर को चकनाचूर करने में कामयाब रहा। प्रेत! यह अमानवीय था। हालांकि यह तो बस शुरुआत थी। बचे हुए उच्च श्रेणी के शैतान सम्राटों के काले प्रेत थोड़े भयभीत हो गए। वे तुरंत पीछे हट गए और वांग से लड़ने की हिम्मत नहीं की। फिर से टेंग, भागने की कोशिश कर रहे हो? वांग टेंग ने उपहास किया। वह अंतरिक्ष में आया और उनका रास्ता रोक दिया। फिर उसने एक और मुक्का मारा। यह बहुत जोखिम भरा था। उसके पीछे अनगिनत काली आकृतियां थीं। फिर भी वांग टेंग ने उनके सामने अपनी पीठ कर ली। ध्यान से! प्रकाश ब्रह्मांड में कई मार्शल योद्धा अनियंत्रित रूप से चिल्ला रहे थे।
जब उन्होंने ये दृश्य देखा, तो वे उससे याद दिलाना चाहते थे कि वह किसी का पीछा न करे। हताश शत्रु। लेकिन वांग टेंग को इसकी परवाह नहीं थी। बूम। शक्ति क्षेत्र और शक्ति का उद्गम एक ही समय पर प्रकट हुए। वह उच्च श्रेणी के शैतान सम्राटों को एक साथ मारना चाहता था। समय। गर्जन। आह सर, मुझे बचाए। शेष उच्च श्रेणी के शैतान सम्राटों को वांग टेंग से ऐसी उम्मीद नहीं थी। इतनी हिम्मत कैसे हुई? जब उन्होंने भयानक मुट्ठी के निशान को तेजी से अपनी ओर आते देखा तो वे दंग रह गए। उनके मुंह से गुस्से भरी दहाड़ें निकली और वे अपने पीछे मौजूद अंधेरे साए से मदद मांगने के लिए विवश हो गए। इस समय उनके पास पुरस्कारों के बारे में सोचने का समय नहीं था। जिंदा रहना ही काफी था। यह पुरस्कार ऐसी चीज नहीं थी जिसे वे प्राप्त कर सकते थे। दुर्भाग्यवश उन्हें इस बात का एहसास बहुत देर से हुआ। मरना। वांग टेंग को इसकी कोई परवाह नहीं थी। उसकी निगाहें ठंडी थीं और उसकी मुट्ठी की गति धीमी नहीं हुई। वह अंधेरे में मौजूद आकृतियों की ओर तेजी से बढ़ी।